Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो अभी बनाई थी कुछ दिन पहले बिग अनाउंसमेंट करके, आपको अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए सक्सेस विद इकोनॉमिक्स, वहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है बिग अनाउंसमेंट, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने अनाउंसमेंट करी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 12th क्लास फाइनल बोर्ड सीबीएसई एचबीएसई जो कि आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के फाइनल एग्जाम अभी होने वाले हैं मार्च 2023 में। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा वो सेम पैटर्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। 2019 में ये ही पैटर्न फॉलो होता था। आज मैं हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपको करवा रही हूँ जो कि आने वाले पार्ट 1, 2, 3 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज मैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं, इसमें 16 क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस, वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगी, जिसमें 80 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का, जिसमें आपके 16 जो क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स के, एंड देन 3 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के होंगे और जिसमें चॉइस होगी। ठीक है, तो ये क्लास 12th का आपका क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है, सेट ए है ये आपका। सेम आपको वही फीलिंग आएगी जो फाइनल पेपर में आपके हाथ में जब पेपर होगा, सेम एज वैसी ही फीलिंग। ये देखिए कि हम यहाँ पर बिल्कुल सारा क्लियर कर लेंगे। 2019 का है, 2020 में पेपर नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना, एंड 2021 में फिर जो क्वेश्चन पेपर आया आपके सामने वो कैसा था, जिन पे बच्चों ने उस टाइम पर जो भी उस बैच के बच्चे होंगे, वो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वो 50% ऑब्जेक्टिव थे एंड 50% आपका सब्जेक्टिव था। मीन्स 80 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर है तो उसमें से 40 मार्क्स के आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे एंड 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव था, जिसमें 4 मार्क्स, 2 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के, जैसा भी पैटर्न होगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर सेट ए, फिर सेट बी, फिर सेट सी एंड सेट डी, इस तरीके से हर सेट की आपकी 2 या 3 या 4 वीडियो मैक्सिमम बन सकती हैं। ऐसे ही फिर सेट बी की बनेंगी, ऐसे ही सेट सी की, ऐसे ही सेट डी की। फिर 2021 का 20 में पेपर नहीं हुआ था, 21 का फिर ऐसे ही सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, वो हम इसलिए करेंगे वैसा पैटर्न आपका नहीं आएगा। 2021 वाला जो पैटर्न था वो आपका पेपर में नहीं आएगा अब, क्योंकि उस टाइम पर कोरोना की वजह से सिलेबस भी कम कर दिया था और फिर कुछ स्कूल भी जैसे कम लगे थे, क्लासेस कम हुई थी बच्चों की, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया था 40 जो मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करके। बट अब 2000 फिर 22 का जो क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन पेपर था, वो भी उसी सेम पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जैसा भी होगा। अगर 80 मार्क्स का हमारा 40 के अकॉर्डिंगली है तो वैसे करेंगे, 2022 का भी करेंगे। और अब 2023 में सेम जो हमारा पुराना पैटर्न फॉलो होता था कि यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि प्लीज़ मेक श्योर दैट द प्रिंटेड पेज इन दिस क्वेश्चन पेपर आर 16 इन नंबर एंड इट कंटेन्स 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन आपके आएंगे, 80 मार्क्स का होगा और उसमें आपके 16 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बता देती हूँ, क्योंकि सेम आपको वैसा ही पेपर अभी हाथ में आने वाला है आपके जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी तरह की कन्फ्यूज़न वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन 1 डिवाइडेड इंटू 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, एंड क्वेश्चन 2 to 8 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 से 8 क्वेश्चन नंबर तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 आर शॉर्ट आंसर टाइप, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, एंड देन 17 to 19 ये 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा और इसमें क्या होगा, आपको चॉइस मिलेगी। मीन्स आपको 2, जैसे 17 क्वेश्चन है आपको चॉइस में मिलेगा, कोई एक करना है जो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, वर्ड लिमिट इन्होंने दे रखी है, बट वर्ड लिमिट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू न्यूमेरिकल्स या डायमेट्रिकल जो क्वेश्चन होंगे, जो डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर फॉर्मूले वगैरह जिसमें होंगे, वहाँ पर कोई वर्ड लिमिट वगैरह नहीं होगी। आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखेंगे, फालतू की आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये देखिए आज हम इसको स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल फुल डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। जिस भी मुझे क्वेश्चन में मुझे ज़रूरत लगेगी कि यहाँ डायग्राम से आपको समझाना चाहिए, वहाँ मैं डायग्राम भी कराऊंगी, मैथमेटिकल की ज़रूरत होगी, न्यूमेरिकल की होगी, वो आपको सब कराया जाएगा।
आप कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। 2019 सेट ए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसे लिख के और स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवसर लागत का अर्थ है। आपको एक क्वेश्चन हिंदी में और वही क्वेश्चन फिर इंग्लिश में मिलेगा। तो बाइलिंगुअल मेथड में आपको ये क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाली हूँ। ये देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। और आने वाली वीडियोस मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश मटेरियल, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही मटेरियल आपको वहाँ पर लिखकर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराऊँ। क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस हमारी ऐसी रही हैं कि उसमें इंग्लिश मीडियम में लिखा था और मैंने आपको समझाया, बेशक हिंदी में है बट वो थोड़ा मटेरियल इंग्लिश में था। बट अब आने वाली वीडियोस में पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको हिंदी और इंग्लिश सेम, दोनों में ही सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाए और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपको समझाया जाए वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं ये वीडियोस। बेशक ये 12th क्लास का पेपर है बट जो स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनको ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं। जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम अगर वो दे रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, चाहे वो फिर बीए के हैं, बीकॉम के हैं या फिर एमए के हैं, ये क्वेश्चन तो देखो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको वहाँ भी ये क्वेश्चन दिखते हैं। तो ऐसा कुछ खास ये नहीं है कि सिर्फ ये 12th क्लास के ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। हाँ, उनका सब बस ये एक पैटर्न है जो मैंने यहाँ पर उठाया है कि उनको आसानी रहे जब वो फाइनल पेपर देते हैं, ऐसा और कुछ नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से माइक्रो एंड मैक्रो दोनों मिक्स हैं इसमें, तो बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अवसर लागत का अर्थ है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स 1 ए है अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत, बी है वास्तविक लागत, सी कुल लागत, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, जो आपका अल्टरनेटिव यूज, रियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अवसर लागत क्या होती है, मैं आपको देखो डायग्राम से बताती हूँ। अवसर लागत हमने ये किया था क्वेश्चन, यहाँ पर हमने एक गुड वाई ली थी, यहाँ पर गुड एक्स। हमें पता है कि अगर हमें x की, हम इतनी गुड ले रहे हैं, y कितनी ले रहे हैं, x की अगर हमें ज़्यादा गुड मतलब x गुड हमें ज़्यादा लेनी है तो y को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। x को गेन करने के लिए y का हमें लॉस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव है, इसके लिए नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव यूज़ है उसके लिए हमें पहले वाली को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हमारा जो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देन कार और पेट्रोल की मांग क्या कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि कार और पेट्रोल की मांग क्या कहलाती है। आप साथ साथ ये क्वेश्चन लिखते भी रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आएंगे। कार और पेट्रोल की मांग मीन्स ये दोनों वस्तुएं क्या हैं, पूरक हैं, स्थानापन्न हैं, इकाई हैं, शून्य है। डिमांड ऑफ कार एंड पेट्रोल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूशन, यूनिट एंड ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं वो क्या हैं, जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ठीक है ना। और जो सब्स्टिट्यूट होती हैं, मैं ये ऑप्शन भी आपको समझा देती हूँ, जो सब्स्टिट्यूट होती हैं वो होती हैं टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड पेंसिल, जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पूरक जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, मीन्स कार का कोई यूज़ नहीं है पेट्रोल के बिना, पेन का कोई यूज़ नहीं है इंक के बिना, ठीक है ना। तो ये पूरक हैं एक दूसरे की, क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा। जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है देन टोटल प्रोडक्शन विल बी, ये देखिए टोटल प्रोडक्शन विल बी, डायग्राम से आपको मैं बताती हूँ। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। जैसे जैसे हम लेबर जो वेरिएबल फैक्टर है उसको यूज़ करते जाते हैं, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर इन्फ्लेक्शन आता है वहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, और जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है मार्जिनल प्रोडक्शन वहाँ पर 0 हो जाता है। और जहाँ टोटल प्रोडक्शन, ये देखिए ये
जब मार्जिनल नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू कर देता है। तो कंडीशन क्वेश्चन क्या है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मार्जिनल जो कर्व है वो AR कर्व के नीचे होता है, कीमत औसत आय जो सीमांत आय है इनके बराबर होती है, एवरेज रेवेन्यू स्थिर रहता है, ब और स मतलब दोनों ठीक है। इसको हम देखिए इंग्लिश में भी देखेंगे। ये कह रहे हैं कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो MR कर्व इज बिलो AR कर्व। हमने मार्केट वाला परफेक्ट कंपटीशन वाला जब चैप्टर किया था तो उसमें हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए आउटपुट लिया गया है, प्राइस लिया गया है। परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों ही बराबर होते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिन कर्व इज बिलो एवरेज कर्व, ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो दोनों बराबर हैं। प्राइस इज इक्वल टू AR MR, ये ठीक है। AR रिमेन्स कांस्टेंट, ये ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, बी एंड सी, क्योंकि आपको वहाँ BCDA 4 ऑप्शन है तो 4 में से कोई एक का आंसर देना है। बेशक हमारे दोनों आंसर ये ठीक हैं बट इन दोनों को डी ऑप्शन में ठीक तो बताया गया कि बी और सी, तो हमने डी लगाना है। कहीं एकदम देखते ही बी लगा दो, नहीं, इसका डी है क्योंकि बी में जो डी है उसमें बी और सी दोनों इंक्लूड है, तो ये आपका डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 4 इक्वेशन आपको दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखे हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, क्या होता है आपको पता है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए अब कौन सा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, सी, डी भी नहीं है, तो सी विल बी राइट आंसर। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं, ये देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट, कि आउटपुट कितना भी हो ये फिक्स कॉस्ट है। जैसे ज़मीन हमने एक बार खरीद ली, उसके बाद उस पर आउटपुट करे या ना करे, जीरो आउटपुट पे भी ये कॉस्ट आती है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है। प्रोडक्शन ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगी। तो टोटल वेरिएबल हमारी जीरो से, टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स का ही जोड़ क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है, जो कि यहाँ सी इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर है, तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद 6 है, RBI की स्थापना किस वर्ष में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा गया है 1905, 1920, 1935, 1995, तो 1935 विल बी राइट आंसर। सी इसका ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये देखिए न्यूमेरिकल है, ये हमें इसका फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। देखिए इसको, यदि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC इज इक्वल टू 0.8। हमें पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC है। क्लियर, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब वैल्यू यहाँ दे रखी है तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस 0.8। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1/1 माइनस, इसको मैं सोल्व कर लूँगी, यहाँ पर एलसीएम आ गया है 10, 10 माइनस 8, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 1/5। अब मैं इस यहाँ पर रख देती हूँ इसको 1 माइनस 1 माइनस, और ये हमने सोल्व कर लिया ना, तो ये ऐसे आएगा 1। अब नीचे 5 नहीं आएगा, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर इसका क्या आया 5। अब कौन से ऑप्शन में है, डी, डी विल बी राइट आंसर। आप इसको सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला ये है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करनी है देन सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स।
क्योंकि जो 16 क्वेश्चन आपके आने हैं वो ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एक वन वर्ड में या फिर कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 16 नंबर के एक एक नंबर के आएंगे। तो आज वाली वीडियो में हम ये 16 नंबर के यानी कि जो 16 क्वेश्चन है एक एक नंबर के वो सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के मैं आपको बताऊंगी कि 2 मार्क्स से आपको कितना लिखना है, क्या पूछा हुआ है तो कितना उसमें लिखना है, उसके हिसाब से 4 मार्क्स में कितना लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको कितना लिखना है, कैसे डायग्राम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है 6 नंबर का क्वेश्चन, कि पूरे आपको मार्क्स मिले। तो आपको यहाँ पर बताया भी जाएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आप एंड तक सारी वीडियो देखना, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। देखिए, गिवन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। ये कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल ऑन गिवन गुड। अब पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का एक यही सबसे बेस्ट जो हमारा फ़ायदा जो रहेगा वो क्या होगा कि हमें सारा सिलेबस हम एक बार और कर लेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल है, चाहे वो डायग्राम है, चाहे वो थ्योरी है। एक बार बस अपनी एक अलग से कॉपी बना लो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें आपको सारा ही सिलेबस कवर हो जाएगा। दोबारा से मैं आपको बिल्कुल फुल डिस्कस कराऊंगी। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको कह दिया कि यस और नो, ऐसे नहीं, मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या बोल रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा। लेकिन गिवन गुड के केस में प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। जो गिवन गुड होती है ना, ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि जब उनका प्राइस कम होता है तो उनकी डिमांड कम की जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है गिवन गुड के केस में वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मीन्स यहाँ पर ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब गिवन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। इन्होंने कहा बताओ ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ की थी, ऑर्डिनल अप्रोच करके आपकी इसमें प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो ऑर्डिनल अप्रोच करके आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर, इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। वहाँ पर इसकी मैंने 6 प्रॉपर्टी आपको करवा रखी हैं विद डायग्राम। आप वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो जाकर देखिए, आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही आपसे प्रॉपर्टी इन्होंने पूछी है, वहाँ मैंने आपको 6 करवा रखी हैं विद मीनिंग, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, क्या वो किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इंडिफरेंस कर्व को हम समझ सकते हैं, वहाँ बिल्कुल फुल डिटेल आपको दे रखी है। आप वो पार्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो देखिए, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व कैन कट ईच अदर। लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें यही था कि दो तटस्थ वक्र, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं होते, कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटते। नेक्स्ट है, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। घटते प्रतिफल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब कि जैसे जैसे हम ज़्यादा फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो पहले बढ़ता है, फिर ये कांस्टेंट होता है, फिर घटता है। ये अल्पकाल में ऐसा होता है, शॉर्ट रन में ऐसा होता है। और ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल कृषि पर लागू होता है, बहुत ज़्यादा तो ये कृषि पर ही लागू होता है जो घटते प्रतिफल का नियम है, क्योंकि इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है कि वर्कर 10 लगे हुए हैं, ज़रूरत वहाँ 2 की है। अगर उन बाकी को हटा भी लिया जाए तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जैसे जैसे हम ज़्यादा लेबर को लगाते जाते हैं तो फिक्स फैक्टर ज़मीन है, वहाँ भूमि है, उस पर जब हम वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो हमारे जो रिटर्न्स हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, ये क्या था? फॉल्स। ये वाला भी क्या था? फॉल्स। अब है 11वां क्वेश्चन, एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत के समान होती है। एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत के समान। अंडर मोनोपोली प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मोनोपोली में प्राइस कभी भी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं होता, बल्कि मार्जिनल कॉस्ट से तो ज़्यादा होता है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट तो खुद प्राइस मेकर है, वो तो फ़ायदे के लिए ही तो अपना वो करेगा ना, प्रोडक्ट को बेचेगा, तो वो ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो अपनी मोनोपोली को मेंटेन भी रखता है। ठीक है ना? तो लेकिन जो ये कंडीशन उन्होंने बोली है कि प्राइस इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, तो ऐसा कंडीशन तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये वाला क्या है यहाँ पर? फॉल्स। उसके बाद है कि सप्लाई कैन एक्सीड स्टॉक, पूर्ति स्टॉक से ज़्यादा हो सकती है। ये क्या है? गलत है आपका,
फॉल्स है ये कि जो पूर्ति है वो स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना एक स्टॉक होता है वो ही हम सप्लाई मार्केट में क्या करते हैं, मतलब बेचने के लिए उसी को हम तैयार होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेगा आपका, फॉल्स। अब उसके बाद कह रहे हैं AR इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। ऑब्वियसली ये हमने देखा है, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाली जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें मैंने अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि एवरेज रिवेन्यू कर्व ही क्या है, हमारा डिमांड कर्व है, और यही हमारा प्राइस कर्व भी होता है। ठीक है ना, प्राइस एवरेज रिवेन्यू ही प्राइस भी होता है और यही हमारा डिमांड कर्व भी है। आने वाली जो वीडियोस होंगी ना आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा ये आपको। उसके बाद है नेक्स्ट ये 1 2 3, बस ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 14th 15th एंड 16। भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमने 12th क्लास का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर है उसमें हमने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इसका सिर्फ एक पार्ट है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों का ट्रेड हम लेते हैं, गुड्स एंड वस्तु और सेवाओं का। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स, सिर्फ वस्तुओं का ही लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए, सभी राष्ट्रों में स्थिर विनिमय दर पाए जाते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज फाउंड इन ऑल कंट्रीज। नहीं, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज फाउंड इन ऑल कंट्रीज, फिक्स्ड एक्सचेंज नहीं पाई जाती, बल्कि 1977 के बाद ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो जो एक्सचेंज रेट है, स्थिर विनिमय दर है, ये ज़्यादातर नहीं पाई जाती। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, फॉल्स। भुगतान से विस्तृत धारणा ही यह पार करता, ट्रू। पेट्रोल का स्टॉक, लास्ट क्वेश्चन आपका, पेट्रोल का स्टॉक राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सेट ए का जो छोटे क्वेश्चन हमने 1 मार्क्स से स्टार्ट किए थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। पेट्रोल का स्टॉक राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि जो स्टॉक ऑफ पेट्रोल है ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट है और ट्रांसफ़र पेमेंट को हम इसमें स्टॉक में जो फाइनल आपकी ये नेशनल इनकम है उसमें हम शामिल नहीं करते। ट्रांसफ़र पेमेंट कैसे, ये जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। पेट्रोल का यूज़ हम कार या फिर कोई भी व्हीकल चलाने के लिए जब करते हैं तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और इसको हम इंटरमीडिएट जो भी होता है हमारा, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। वहाँ ओनली फाइनल वैल्यू जो होती है वो इंक्लूड होती है। तो आपका ये क्या रहेगा, फॉल्स। आई होप आपको ये जो 16 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, यहाँ पर 16 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के कराए हैं सेट ए के, 2019 का जो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है सेट ए, इसके मैंने 16 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 1 मार्क्स के। बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद करती हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से समझना। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा वो 2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको फुल डिस्कस कराऊंगी। ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये देखिए, ये मैं आपको फुल डिस्कस यहाँ पर कराऊंगी, और 4 मार्क्स के भी हम अगले ही पार्ट में करेंगे। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम सारे ये 6 नंबर के क्वेश्चन कि कैसे लिखने हैं, किस हिसाब से आपको बिल्कुल मैं अच्छे से यहाँ पर बताऊँगी। ओके, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।